नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये जो भी आपके क्वेश्चंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स से बिलोंग करते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ध्यान से, आपके उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक्सपेक्टेड सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो भी अगर हम फॉर्मूला बताते हैं, जो भी उससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, जो भी उसका कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और ये जो आपका लेक्चर है, इस लेक्चर आपका 5 है। इससे ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर आपके अपलोड कर दिए हैं, तो एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमएससी फिजिक्स प्रैक्टिस सेशन करके, उसको आप विजिट कर लीजिएगा। उसी में आपके जो पिछले 4 लेक्चर्स हैं मिल जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी गाइस। हम इसमें लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, आपके काफ़ी सारे लेक्चर्स इसमें आएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अपनी इस वीडियो को, और जो प्लेलिस्ट है उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके। और इस क्लास की जो भी पीडीएफ होगी गाइस, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं, रिटन सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा सा ध्यान से करिए। जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना गाइस, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। हम आपके लिए एक सीरीज और चला रहे हैं, आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मूला रिवीजन। ठीक है, इसका भी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा गाइस, जिसमें कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उसको बढ़िया से मैंने डिटेल में, जो शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, मैंने सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बता रखा है। ठीक है, इस पे भी मैंने आपके 3 लेक्चर्स अपलोड कर लिए हैं गाइस। आपके जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, हर तरीके के टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर के बाद। ठीक है, और वो भी आपका सीरीज है, वो भी चल ही रहा है। इसमें भी 3 लेक्चर्स हैं, आगे और भी हम अपलोड करेंगे, और भी सब्जेक्ट वाइज में फॉर्मूलाज अपलोड कर रहा हूँ गाइस। तो आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको कभी भी ये जो चीज़ें आएंगी तो मिस ना हो। क्योंकि जो भी हम कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस, अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये कि बढ़िया से एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m। आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, या फिर बेसिकली मैं इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, हमारा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है फ्री पार्टिकल के लिए कितना हो सकता है गाइस, तो आपको एक चीज याद रखनी है। अगर हम फ्री पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन होगा, जो अपना इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पॉसिबल है, उसमें आपका v नहीं दिखना चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देखिए, हमारे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे v आपको दिख रहा है, तो आपका जो a है वो नहीं हो सकता, आपका जो c है वो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास बस 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये भी मैं आपको अगर सॉल्यूशन पूछा जाता तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा गया है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली वही डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं, तो वैसे हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। अगर हम सॉल्व नहीं भी करना चाहें तो भी हमें अपना ऑप्शन पता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन हम इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देखना चाहते हैं कैसे आपके पास ये आंसर आया है, और मान लीजिए इस तरीके के ऑप्शन अगर नहीं होंगे तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास और फ्री पार्टिकल
ठीक है, या फिर फ्री स्पेस, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका जीरो होता है। ठीक है, देखिए मैं किस तरीके से डेरिवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ guys। हमारे पास जो आपका रिलेशन होता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये जो हमारा एच होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं गाइस, कितना है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोल दिया गाइस, हमारे पास v नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो रिलेशन है उसमें v नहीं देखेगा, v की वैल्यू हम जीरो कर देंगे, तब आपके पास क्या हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। वैसे अगर देखें ना गाइस, ये जो आपका रिलेशन दिख रहा है ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, नहीं लेकिन वैसे गलत है क्योंकि इसमें ये डेल बस दे रखा है गाइस। वैसे तो ये आपका इक्वेशन ही गलत दे रखा है, ये स्क्वायर होना चाहिए था तब मैं बात कर सकता था, लेकिन डेल है तो गलत है, तो ये नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे भी ये वाला भी एक इक्वेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। ये भी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है गाइस। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला भी पोर्शन आप इधर लेके चले आइए, आप माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2m से डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें, आपका ये जो टर्म हो जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई, या फिर डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रिलेशन कितना दिख रहा है गाइस, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमें ध्यान रखना है गाइस, किस तरीके से हमारे पास रिलेशन आएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होंगे। तो फ्री पार्टिकल या फिर फ्री स्पेस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना, बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को, आपका जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अगर आप इसको दिमाग में रख लेते हैं तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है गैस हमारे लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट चेक करनी है, जैसे कि 4 ऑप्शंस यहाँ पे है ना, इनमें से ये देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, वो भी किसके लिए, आपका जो वेव फंक्शन साई होता है उसके लिए। ठीक है, तो वेव फंक्शन जो हमारा होता है ना गाइस, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, वही हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर बोलूं या फिर ये मॉड साई स्क्वायर, ये बेसिकली आपका कुछ ऐसा होता है गाइस। तो ये जो साई स्टार साई या फिर साई स्क्वायर होगा, ये पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमें तो ये सेलेक्ट करना नहीं है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए होगा गाइस। ठीक है, तो इसीलिए ये हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी की तरफ देखिए, इट मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। तो हम ये जानते हैं कि जो वेव फंक्शन होता है, जो भी आपका रीजन होगा, जो लिमिट होगा, वो हर जगह फाइनाइट होता है गाइस। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। ऑप्शन सी देखिए, इट नीड नॉट बी कंटिन्यूअस अक्रॉस अ बाउंड्री। अब देखिए ये जो आपका ऑप्शन है ना गाइस, ये गलत हो चुका है। कैसे, क्योंकि हमारे पास ना जो भी एक वेव फंक्शन होता है, जो भी उसकी बाउंड्री होती है, उसके अक्रॉस वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या बोला है, उसको नहीं होने को बोल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें दिया गया है ना कि मतलब वो नहीं हो सकता, जबकि वो हमेशा हमारा जो वेव फंक्शन है, जो बाउंड्री होगी उसकी रेंज में, वो हमेशा उसके चारों तरफ, उसके अक्रॉस वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसीलिए
ये जो ऑप्शन सी है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है गाइस, तो इस कारण से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमें रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है हम गलत यहीं पे देख रहे हैं, कुछ दिया गया है। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी एक सही स्टेटमेंट है, मतलब कि जो हमारा वी फंक्शन होता है ना गाइस, एक पॉइंट पे वो सिंगल वैल्यूड होता है, एक पॉइंट पे वो एक ही वैल्यू हमें वो प्रोवाइड करता है। उसमें अगर कोई भी अपना वैल्यू रखा जाता है तो उससे सॉल्व करके हमें एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे मिलता है। तो इस कारण से हमारा जो ए है वो भी सही है, बी है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, और जो डी है वो भी आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जो इनकरेक्ट या फिर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन सी यहां पे हो रहा है गाइस, ठीक है। याद रखेंगे वे फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे एग्जाम में आती हैं, पूछी जा सकती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहां पे क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में काफी सारी चीजें यहां पे मेंशन है। द एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो अगर हम पोटेंशियल वेल की मान लीजिए बात करते हैं या फिर पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात करते हैं, तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है ना गाइस, उसके बारे में हमें बात करनी है। क्या बोला गया है, आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, मतलब कि क्या ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, या फिर इक्वली स्पेस्ड होते हैं, या फिर आर सेपरेटेड विच इंक्रीजेज विथ एन स्क्वायर, या फिर कंटिन्यूअस। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से कौन सी चीज सही है, यहां पे ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ना हमें जो पोटेंशियल वेल होता है या फिर जो पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है उसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना गैस, मैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल वाला एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेता हूं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। उसका फॉर्मूला क्या होता है गैस, एन स्क्वायर आई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m l स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें ये थोड़ा सा जो n की वैल्यूज है आप उसको रख के देख सकते हैं गैस, जैसे कि जो n की वैल्यू होती है वो आपका 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसमें पहले ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा बात करना है। दो तीन लेवल की हम एनर्जी निकाल के देखते हैं गैस, जैसे कि अगर n इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मेरा जो E1 होगा कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये 1 हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर। अगर n इज इक्वल अगर 2 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर। फिर n इज इक्वल अगर 3 रख देता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपन। अब आप देखिए ये जो भी लेवल्स हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग है, ठीक है ना, वो आपके इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है, इससे इसके बीच में यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो E1 और E2 के बीच में जो स्पेसिंग थी आपके E2 और E3 के बीच वाली स्पेसिंग से कम है, तो ये जो आपका वैल्यू है वो इक्वल नहीं है गाइस, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 दे रखा है, 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर इसका डिफरेंस है, और इसके बीच में 5 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर इसका डिफरेंस है। अगले वाले में जाएंगे तो आपका वहां पे 16 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर हो जाएगा, तो अगले वाले में 7 का डिफरेंस होगा। तो क्या है गाइस, जो भी आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स के, अगर पोटेंशियल वेल में बात करी जाए तो वहां पे उनके बीच में जो एनर्जी होती है स्पेसिंग वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि हमारा जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, सही है मतलब ये, ठीक है। आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और जो वैल्यूज होती है गाइस वो तो आपकी इक्वल है ही नहीं, मतलब उस हिसाब से आपका करेक्ट नहीं है, इक्वली स्पेस्ड नहीं हो सकता। आपका जो सेपरेटेड विच इंक्रीजेज विथ एन स्क्वायर, ये इस तरीके से नहीं होता है गाइस, कहीं पे 2n+1 और कहीं पे आपका 2n-1, इस तरीके से हम स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। आपके पास जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, कहीं पे कुछ भी हो सकती है वो आपका, ठीक है। हर एक लेवल पे जो आपकी एनर्जी होती है वो चेंज होती है, तो हम उसको कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं ना जहां पे जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें स्पेसिंग इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है अगर हम बॉक्स में बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला बस आप यूज करेंगे एनर्जी का,
और उसका डिफरेंस निकाल के आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया ये लग जाएगा। देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है काफी बेसिक सा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको, ये सबको पता होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? द 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो 0 पॉइंट एनर्जी होता है वो कितना होता है? तो हम इसकी वैल्यू जानते हैं गाइज, लेकिन कैसे हम जानते हैं? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइज हार्मोनिक ऑसिलेटर का, 1/2 n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो जो आपके n की वैल्यू होती है ना गाइज, वो आपकी 0 1 2 3 इस तरीके से होती है। जब आप n = 0 रखते हैं तो कितना होता है? n = 0, तो यहाँ पे 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पे जब आप n = 0 रखते हैं और हमारे पास एनर्जी कुछ देखने को मिल रही है, ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी आप बोल सकते हैं गाइज, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट आपका स्टेट है, तो वही आपका 0 पॉइंट एनर्जी या फिर आपका ग्राउंड स्टेट या फिर लोएस्ट स्टेट एनर्जी बोल सकते हैं। तो वही ये कितना है? 1/2 एच क्रॉस ओमेगा ये अपने पास होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे एनर्जी आपकी अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा फिर जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसी का क्वेश्चन है, और इसमें फिर से आपका जो एनर्जी लेवल है उसी के बारे में बात करनी है। जैसा अभी हमने पीछे आपको बताया था, ये पोटेंशियल वेल वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे इसका एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये यूज किया था गाइस। अब हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बात कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना गाइस, ये वाला यूज करेंगे, और देखेंगे कि आपके जो स्पेसिंग है वो हर एक लेवल के लिए इक्वल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें वही चेक करना है। ऑप्शन पहला क्या है? आर इक्वली स्पेस्ड, आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, आर कंटिन्यूअस, हैव अ सेपरेशन विच इंक्रीजेस विद एन स्क्वायर। इसमें कौन सी चीज सही हो सकती है? देखते हैं गाइस, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला फिर से आप नोट करिए, ठीक है। अगर n = 0 की बात करता हूं तो आपने देखा कितना है? 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। अगर मैं n = 1 रखता हूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइस? यहाँ पे 1 + 1/2 मतलब 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। अगर 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। अगर n = 3 रखते हैं तो यहाँ पे 7/2 एच क्रॉस ओमेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे इससे इसके बीच में जो सेपरेशन है वो आपका एच क्रॉस ओमेगा, यहाँ से इसके बीच में एच क्रॉस ओमेगा, यहाँ से इसके बीच में एच क्रॉस ओमेगा। तो जो स्पेसिंग है गाइस ना, वो आपकी इक्वल है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, हमारे जो एनर्जी लेवल्स होंगे उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल होगी, लेकिन कब? जब हम अपने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बात करेंगे। और ये अनइक्वल कब होती है? जब हमारा जो पार्टिकल है अगर वो एक बॉक्स में होता है या फिर पोटेंशियल वेल में होता है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट चेंज किया, आपका जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वही चेंज हो गया गाइस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसी चीजें हमारे एग्जाम्स में आती हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, ये हमारा पोटेंशियल स्टेप का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए, इन द केस ऑफ पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट v0, इफ अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी E लेस देन v0 इज इंसिडेंट अपॉन इट, द ट्रांसमिटेंस इज। तो हम जानते हैं कि जब भी हम पोटेंशियल स्टेप में होते हैं या फिर पोटेंशियल बैरियर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें होते हैं, तो हमारे पास रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट आते हैं गाइस। आज जो पोटेंशियल स्टेप है वो देख लीजिए कैसा बन सकता है। जैसे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका एक ये हो गया, और ये हाइट हो जाती है गाइस पोटेंशियल v0। ठीक है, इधर से अगर आपके पास एक पार्टिकल आ रहा है जिसका मास m है और इसके पास एनर्जी E है, तो हमारे पास इसमें दो कंडीशंस पॉसिबल हैं गाइस। एक आपका E v0 ग्रेटर देन v0, मतलब कि जो पार्टिकल की एनर्जी है अगर पोटेंशियल हाइट, ये जो आप पोटेंशियल स्टेप की हाइट जो v0 इससे अगर ग्रेटर होगी तब आपके पास कंडीशन हो सकती है, और एक आपका जब लेस देन होगा तब आपके पास एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना है हमारे पास अगर जो एनर्जी है v0 से ग्रेटर होगी अपने पार्टिकल की, तो वो इधर क्रॉस करेगा, इधर ट्रांसमिटेंस होगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पार्टिकल की एनर्जी v0 से ग्रेटर नहीं है, बहुत कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है
ये जो आपका पार्टिकल है ना गैस, इधर नहीं जा पाएगा, ये वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, आपका वापस हो जाएगा, तो क्या बोला जाएगा गैस, यहां पे हमने बस यहां पे रिफ्लेक्शन देखा है, ट्रांसमिशन आपका नहीं होने वाला है। क्यों ट्रांसमिशन नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो पार्टिकल थी, मतलब बोलेंगे, ठीक है ना, प्लूरल हम मान के चल रहे हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हम एक मेल मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है, पार्टिकल में ये मान के चल रहा हूं कि उसकी जो एनर्जी है काफी कम है फिलहाल के लिए। तो अगर आपके पास एनर्जी कम होगी और सीढ़ी की ऊंचाई ज्यादा होगी तो आप उस पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे गैस। तो ये पार्टिकल भी आपका वही काम कर रहा है, जो आपका पार्टिकल जैसे जाएगा उसी वे में आपका वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ना वेव फंक्शन का सॉल्यूशन भी होता है, आप देख सकते हैं। तो ये इंसिडेंट जब हुआ था तब की बात हो रही है, ये उसका सॉल्यूशन है, और ये वाला जो पोर्शन है जब आपका वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया था, तो उसका वो सॉल्यूशन है। ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा गैस, तो इसमें क्या होगा, जो ट्रांसमिटेंस होगा वो आपका 0 होगा। इस सिचुएशन में याद रखना है, हमारे पास अगर r प्लस टी की भी बात हो रही है, वैसे तो ये 1 होता ही है, तो यहां पे बस r ही आपका 100% है। ठीक है, 1 या फिर 100%। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या फिर जो रिफ्लेक्टेंस है वो आपका 1 हो रहा है, लेकिन जो आपका ट्रांसमिटेंस है वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा कैसे। ठीक है, वो आपका वैल्यू होल्ड तभी करेगा जब ये वाला कंडीशन होगा। अगर आपके पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट, जो आपका पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट वी नॉट है, अगर उससे ग्रेटर हुआ तभी पार्टिकल इधर इस रीजन में जा सकता है, और अगर इधर जाएगा तब ट्रांसमिशन होगा और रिफ्लेक्शन, दोनों का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर इधर पार्टिकल गया ही नहीं तो फिर हम कैसे बात करें? तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। आपको बस अपने क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक कंडीशन पे फोकस करना रहेगा। अगर यही कंडीशन उल्टा कर दूंगा तो आपके पास आर और टी के अलग अलग कुछ वैल्यूज हो जाएंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसके भी हमने क्वेश्चंस बता रखे हैं, आप उसको ध्यान रखिएगा। देखिए गाइस, ये क्या है आपका, इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, हमसे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा जा रहा है गाइस। देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी एक्स, मतलब कि जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसके एक्स कंपोनेंट का मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ऑफ अ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ एल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉल्यूशन कुछ आपका ऐसा होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका साई स्टार जो होगा गाइस, वो आपका कौन सा यूज होगा, हमारे पास जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल होता है उसका हम वेव फंक्शन का सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, जिसे कि आप ये यूज कर सकते हैं, ये आपका यूज किया जा सकता है गैस। लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है गैस, यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक आपको चीज हमेशा दिमाग में फिट कर लेनी है, याद कर लेनी है कि हमारे पास ना जो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है मोमेंटम ऑपरेटर का, अगर आप मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू करने जाएंगे और वो भी कहां पे, आपके वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल में, और विड्थ अगर आपके पास एल है तो वहां पे ये वैल्यू हमेशा 0 आती है। ठीक है, आप ये वेव फंक्शन लेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, फिर आपके मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे साई रखेंगे, ऑपरेशन वहां पे करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो इतना झंझट आपको नहीं पालना है यहाँ पे। ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम है कि अगर हम कभी भी अपने मोमेंटम आपके ऑपरेटर की या फिर उसके जितने भी कंपोनेंट है, अगर आप पी एक्स लेके चले या फिर पी वाई लेके चले या फिर पी जेड लेके चले और वन डायमेंशनल बॉक्स में बात करता हूं, तो वहां पे आपका रिजल्ट 0 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा विड्थ आपकी एल होनी चाहिए। अगर मैं कुछ अलग अलग तरीके की विड्थ दूंगा ना गए तो हो सकता है ये रिजल्ट आपका बदल भी जाए। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाला, यही हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। बढ़िया से देख लीजिएगा गाइस, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा बढ़िया लगा। ठीक है ना, फेवरेट पार्ट अपना ज़रूर बताइएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट कर सकते हैं गाइस, पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं गाइस, तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा एप्लीकेशन राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपका CUET PG फिजिक्स MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और IITJEM फिजिक्स के भी कोर्सेज अवेलेबल है गाइस। ठीक है, तो अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाके अपने कोर्सेज को परचेज करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, आपके नोट्स हो गए, आपके टेस्ट सीरीज हो गए, असाइनमेंट, आपके DPP, सब कुछ हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जाके ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब से तैयारी करनी है, तो यहाँ से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।